हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 5th पार्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का क्या मतलब है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है, इसको प्रॉपर हम लोग अच्छे से समझेंगे। रीजंस क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मोड क्या होता है, किस किस तरह से फर्म जो है वो डिसॉल्व होती है। वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, उसके 4 टाइप्स पढ़ेंगे। और अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, इसके मैंने 6 केसेस डिस्कस करें कि कब कब कोर्ट ऑर्डर देती है, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दोनों ही के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स में कवर करे, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना यार, अगर वीडियो अच्छा लगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पहले देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन पे कंफ्यूज मत होना। दोनों के नाम फ़र्क है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। देखो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, जब पार्टनरशिप ख़त्म होती है, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मीन्स अ चेंज ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। तो जो पहले पार्टनर्स थे, अब उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आप डिसाइड करते हो कि आपको अब ये बिज़नेस कंटिन्यू नहीं करना है, अब आपको ये फ़र्म रन नहीं करनी है, तो आप क्या करते हो, फ़र्म को बंद करते हो। इसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब पूरी की पूरी फर्म ही शट डाउन कर दोगे तो उसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मीन्स डिजॉल्विंग ऑफ द फर्म अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। तो ऑब्वियसली जब आप फर्म बंद कर रहे हो तो पार्टनरशिप तो ख़त्म हो ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना बिजनेस के पार्टनरशिप चलती है। पार्टनरशिप बिजनेस से ही चलती है, जब बिजनेस ही बंद कर दोगे तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स डिसॉल्विंग ऑफ द फर्म अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। तो ये तो दोनों में बेसिक डिफरेंस थे। अब और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज सेट टू टेक प्लेस व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस सीजेस टू बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। तो डिसोल्यूशन कब होगा पार्टनरशिप का, जब किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए जो भी पार्टनर्स है उसमें से एक कोई पार्टनर डिसाइड करता है कि अब वो बिज़नेस के साथ नहीं रहना चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ने मैंने, रवि ने और सोनू ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली। अब रवि ने डिसाइड करा कि वो इस पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता है, वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता है बिज़नेस हम लोग के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। वन ऑफ द पार्टनर्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस सीजेस टू बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। तो जब एक बंदा डिसाइड करता है कि वो बिज़नेस में नहीं रहना चाहता है, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब रीजंस देख लेते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के, कौन कौन सी ऐसी वजह है कि पार्टनरशिप ख़त्म होती है। तो पहला है डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो बहुत ही ऑब्वियस सा है। ऑब्वियसली अगर एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। मैं किसी के साथ फर्म रन कर रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली मेरी और उनकी पार्टनरशिप अब डिसॉल्व हो जाएगी। मरा हुआ आदमी पार्टनरशिप तो नहीं रन कर सकता है, राइट। तो डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सेकेंड रीज़न है आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए जब एक पार्टनरशिप बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ डिसाइड करनी होती है, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना लॉस शेयर करेगा, किसका क्या काम होगा, किसका क्या क्या काम नहीं होगा, कौन कौन से डिसीजन ले सकता है, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अगर आप ये सब अपनी पार्टनरशिप बनाते टाइम डिसाइड नहीं करोगे कि किस पार्टनर का एग्जैक्टली क्या रोल है, कितना प्रॉफिट उसको चाहिए, कितना लॉस में वो बेयर करेगा, तो आपका आगे जाके नुकसान होता है। तो जब आप एक नए पार्टनर को एडमिट करते हो पार्टनरशिप में, तो ज़रूरी होता है कि पुरानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करो। क्यों? क्योंकि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट पुराने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बना था, पुराने पार्टनर्स ने अग्री करके बनाया था। बट जब आप एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप पुरानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करोगे और एक नई पार्टनरशिप बनाते हो। तो फिर से सारे पार्टनर्स बैठते हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, फिर से एक नया पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फिर से एक नई पार्टनरशिप बनती है, पुरानी वाली डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब थर्ड रीज़न है इंसॉल्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर एज ही बिकम्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक पार्टनर का इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये होता है कि अब उसके पास पैसा ही नहीं बचा है
फर्म में पैसा डालने के लिए या फिर फर्म में जो लॉसेस आ रहे हैं उसको बेयर करने के लिए। मान लेते हैं मैं एक फर्म की पार्टनर थी और मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है। अगर फर्म कर्जे में आती है या फिर किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है या कहीं पे कुछ भी पैसा लगाना है, मेरे पास पैसा है ही नहीं देने को, तो मुझे क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो अगर पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा नहीं बचा है, बैंकरप्ट हो गया, तो ऐसे केस में जो पार्टनर्स हैं वो कोर्ट में जाते हैं और वो ये प्ली डालते हैं कि हम इसको एज अ पार्टनर नहीं रखना चाहते हैं, और पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। दस ही कैन नो लॉन्गर बी अ पार्टनर इन द फर्म। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब किसी के पास पैसा ही नहीं है कहीं पे इन्वेस्ट करने को या लॉसेस बेयर करने को, बिजनेस तो पैसे से ही चलता है ना, जब आपके पास बिजनेस करने का पैसा ही नहीं है तो बाकी पार्टनर्स आपको हटा सकते हैं, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए, आप एक पार्टनरशिप फर्म में थे, आप किसी के पार्टनर थे, लेकिन अब पार्टनरशिप के दौरान ही आपका रिटायरमेंट का समय आ गया, तो अब आप रिटायर हो गए तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसीलिए पार्टनरशिप विल डिसॉल्व। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ अ पार्टनरशिप पीरियड आफ्टर अ सर्टेन टाइम एज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स। तो हो सकता है, देखिए, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होते समय जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम बस इतने ही पीरियड के लिए पार्टनर्स रहेंगे। मान लेते हैं उन्होंने डिसाइड करा कि वो बस 2 साल तक एक दूसरे के पार्टनर्स रहेंगे, तो जैसे ही 2 साल पूरे होंगे पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपका यही कह रहा है, ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ अ पार्टनरशिप पीरियड। अगर आपका पार्टनरशिप पीरियड जो आपने डिसाइड करा था एज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप पीरियड डिसाइड करा था, उसके एक्सपायरी के बाद पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अब सिक्स पॉइंट आपका कह रहा है चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने पहले भी अभी डिस्कस करा। देखिए, जब एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, तो सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं कि वो इतना 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 प्रॉफिट एक दूसरे के बीच में शेयर करेंगे। मान लेते हैं मैंने और रवि ने फर्म खोली, हमने डिसाइड करा हम 50-50 प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब कोई भी रीज़न की वजह से, कोई भी कारण की वजह से अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी डिफरेंस आता है, तो पुराना पार्टनरशिप जो हमने बनाई थी उसको डिसॉल्व करना पड़ेगी और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो क्योंकि देखिए, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है तो ही बेटर होती है, वरना बाद में जाके लड़ाई झगड़ा और क्योस होता है। इसीलिए अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी फ़र्क आया तो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फिर आपको फिर से बैठना पड़ता है, फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, दोनों को आपस में बैठ के अग्रीमेंट करना पड़ता है और नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, लेकिन पुरानी वाली डिसॉल्व हो जाती है। अब 7 पॉइंट आपका कह रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेंचर इन केस द पार्टनरशिप वॉज फॉर्म्ड स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर वेंचर। तो देखिए, कभी कभी कोई ऐसी पार्टनरशिप होती है जो एक स्पेसिफिक काम के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैं जो हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप करती हूँ कि 6 महीने उनके एक प्रोजेक्ट के लिए मैं काम करूँगी, तो 6 महीने के बाद हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि काम पूरा हो गया होगा और प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया होगा। तो कोई कोई पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक वेंचर, एक स्पेसिफिक काम या प्रोजेक्ट के लिए बनती है, तो जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो अभी हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रीज़न देखे कि पार्टनरशिप क्यों क्यों डिसॉल्व होती है। अब हम लोग देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म क्यों डिसॉल्व होती है। तो पहले तो देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीजेस द एक्सिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। तो बेसिकली अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करी है मतलब आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, धंधा बंद, पार्टनरशिप फर्म ख़त्म। आफ्टर दिस द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद एनीबॉडी। अब एक बारी जब फर्म बंद हो गई, फर्म ख़त्म हो गई, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई, तो अब वो किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्म बंद कर दी और उसके बाद आप जाके प्रोजेक्ट लेने लगोगे या लोगों से काम लेने लगोगे, नहीं। अगर आपकी एक बारी फर्म बंद हो गई तो आप किसी के साथ किसी भी फॉर्म का कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। इट कैन ओनली सेल द एसेट्स टू रियलाइज द अमाउंट, पे द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ द पार्टनर्स। तो एक बारी अगर आपकी फर्म बंद हो गई है तो किसी के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकती, बस एक काम कर सकती है, जो भी बच्चे कुछ एसेट्स हैं उनको बेच सकती है, ताकि जिसकी जो भी लायबिलिटीज़ है, फर्म को जिसको पैसा देना उसको पैसा दे दे और पार्टनर्स का जो बचा कुचा हिसाब है वो पूरा कर दे। तो किसी के साथ बिजनेस नहीं कर पाएगी, लेकिन अपने सारे एसेट्स बेचकर सबका पुराना हिसाब चुका सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में बी विद और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, फर्म जो है वो हो सकता है कोर्ट के इंटरवेंशन से डिसॉल्व करवानी पड़ेगी, कोर्ट बीच में और कहे कि आपको फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, या फिर बिना कोर्ट की किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी कोर्ट के दखल अंदाजी के भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फर्म डिसॉल्व कर रहे हो। अगर मैंने अपने पार्टनर्स के साथ डिसाइड करा कि हम काम अब नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ, दैट डजंट मीन कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। जो भी बंदा चाहता है वो आगे बिजनेस रन कर सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन एक बारी फर्म डिसॉल्व कर दी मतलब पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अगर मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया तो ना रहेगा बिजनेस, ना रहेगी पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक फर्म कैसे कैसे डिसॉल्व होती है। फर्म कैन बी डिसॉल्व आइदर वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से आप डिसॉल्व कर सकते हो, और बाय एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, या फिर कोर्ट ऑर्डर देगा कि आपको अब फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी तो आपको फर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है। तो एक एक करके दोनों ही तरीके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉलेंटरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉलेंटरी मतलब खुद से, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसमें कोर्ट कोई भी आपकी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, आप खुद से फर्म को डिसॉल्व करोगे। और वॉलेंटरी डिसोल्यूशन जो है वो 4 तरीके का होता है, चारों तरीके पढ़ते हैं। पहला है बाय अग्रीमेंट। सेक्शन 40 कहता है कि आप अग्रीमेंट के थ्रू फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय अग्रीमेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो ये तो बहुत ईजी है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं और सब कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें अब ये बिजनेस रन नहीं करना है, तो ये पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो सेक्शन 40 यही कह रहा है कि सारे पार्टनर्स अग्री करके और कंसेंट दे के आराम से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 जो है वो बात कर रहा है कंपलसरी डिसोल्यूशन की। देखिए, नाम से ही समझिए, कंपलसरी। कंपलसरी वो चीज़ होती है जो आपको करनी ही करनी है, आपके पास चॉइस नहीं है। एन इवेंट कैन मेक इट अनलॉफुल फॉर द फर्म टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। देखिए, कभी कभी कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि अब आपके काम को अनलॉफुल बना देता है, जिसकी वजह से आपका काम लीगल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, मानते हैं आपने एक फ़र्म खोली और आपकी फ़र्म का काम था चाइना में गुड्स सप्लाई करने का। लेकिन चाइना और इंडिया में वॉर हो जाती है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइना से सारे ट्रांजैक्शन और सारे ट्रेड रातों रात बैन कर देती है। तो अब क्या हुआ, एक ही रात में आपका बिजनेस अचानक से अनलॉफुल हो गया। तो ऐसे केस में इट इज़ कंपलसरी फॉर द फर्म टू डिसॉल्व। अब भाई, जब आपका काम लीगल ही नहीं रहा, इलीगल हो गया है, तो फिर आपको फर्म डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उसको लीगली रन नहीं कर सकते हो। तो सेक्शन 41 ने कंपलसरी डिसोल्यूशन की बात करी है कि कभी कभी कोई ऐसा इवेंट हो जाता है दैट मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द फर्म टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है, इफ़ अ फर्म कैरीज ऑन मोर देन वन अंडरटेकिंग्स एंड वन ऑफ देम बिकम्स इलीगल, देन इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर द फर्म टू डिसॉल्व। अगर फर्म जो है वो एक से ज़्यादा काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो फर्म खोली थी उसका एक काम तो था चाइना में गुड्स सप्लाई करना, लेकिन दूसरा काम था इंडिया में गुड्स को प्रोड्यूस करना। तो आप चाइना में गुड्स आप सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने उस काम को इलीगल बना दिया, लेकिन आप अभी भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो और एक काम इलीगल हुआ है तो दैट मीन्स आपको फर्म डिसॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आप जो काम आपका लीगल है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये पॉइंट बस इतनी सी बात कह रहे हैं, इफ़ अ फर्म कैरीज ऑन मोर देन वन अंडरटेकिंग्स एंड वन ऑफ देम बिकम्स इलीगल, देन इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर द फर्म टू डिसॉल्व। एक से ज़्यादा अगर काम कर रहे हो और वो एक काम उनमें से इलीगल हो गया है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होता ऐसे केस में। इट कैन कंटिन्यू कैरिंग आउट द लीगल अंडरटेकिंग्स। जो काम उसका लीगल है वो अभी भी उसको रन कर सकता है, इलीगल वाला काम उसको बंद करना पड़ेगा। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन का थर्ड टाइप है ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। सेक्शन 42 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो कहता है कि कुछ अगर कंटिजेंसीज हो गई तो आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। मतलब कुछ ऐसी हैपनिंग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो हो गई तो आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखते हैं वो क्या है। सम फर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, सच फर्म्स विल डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। तो बहुत आसान पॉइंट है, कुछ फर्म्स जो है वो एक फिक्स टर्म के लिए बनती है, मान लो 1 साल के लिए बनाई गई या 2 साल के लिए बनाई गई, तो जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा तो फिर वो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सम फर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर अंडरटेकिंग, सच फर्म्स आर डिसॉल्व्ड व्हेन द अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड। तो कुछ फर्म्स जो है वो एक पर्टिकुलर, एक या दो पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती हैं, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो ऐसी फर्म को हम डिसॉल्व कर देते हैं। पहले भी मैंने बताया कुछ फर्म्स जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए बनती हैं, जब वो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी केस में फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है।
लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पार्टनर है, मान लेते हैं 3 या 4 पार्टनर हैं, तो ऐसी केस में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी और सारे पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे और फर्म को रन करना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 पार्टनर्स थे और दोनों में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर। देखिए मानिए अगर 2 पार्टनर्स है फर्म में और एक जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है लॉसेस चुकाने का या फिर इन्वेस्ट करने का या कॉन्ट्रैक्ट में आने का, तो ऐसे केस में भी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो बस इतना मान के चलिए कि या तो सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए। 4 थे और 3 इंसॉल्वेंट हो गए, बस एक बचा है, तो भी पार्टनरशिप फर्म जो है ऐसे केस में डिसॉल्व हो जाएगी। अब लास्ट टाइप देखते हैं आपके वॉलंटरी डिसोल्यूशन का। तो सेक्शन 43 बात करता है नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अ पार्टनरशिप एट विल इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो फिक्स टर्म अग्रीड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप एट विल जो है एक ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप होती है जिसमें आप ड्यूरेशन डिसाइड नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ एक पार्टनरशिप करी बट हमने डिसाइड नहीं करा कि ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप एट विल, मर्जी से पार्टनरशिप एट विल है ये। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कम्प्लीटली ओपन एंडेड। ये ओपन एंडेड होती है, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता, हमने इसका कोई ड्यूरेशन नहीं डिसाइड करा, ये हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम इसको कब तक चलाएंगे। तो सेक्शन 43 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 का, वो कह रहा है इफ द पार्टनरशिप इज एट विल देन एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अगर पार्टनरशिप एट विल है मतलब आपने पार्टनरशिप करते समय ये डिसाइड नहीं करा है कि आप कब तक ये पार्टनरशिप रन करोगे, देन एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो कोई भी पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर्स को एक रिटन नोटिस दे सकता है उनको ये बताते हुए कि मैं ये फर्म जो हूँ डिसॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ड्यूरेशन नहीं डिसाइड करी है तो फिर ये पार्टनर्स के ऊपर होता है, वो एक दूसरे को लिख करके बता सकते हैं कि देखो भाई अब काम नहीं करना है, आज हम ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देंगे। इन सच केसेस द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस। ऐसे केस में फर्म जो है वो कब डिसॉल्व होती है, जो डेट मेंशन होती है नोटिस पे। अगर पार्टनर ने लिखा कि 25 दिसंबर को वो फर्म डिसॉल्व करना चाहता है तो 25 दिसंबर को फर्म डिसॉल्व की जाएगी। इफ़ नो डेट इज़ मेंशन्ड देन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज़ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। मतलब अगर आपको नोटिस मिला है बट नोटिस पे कोई डेट नहीं लिखी है तो जिस दिन नोटिस मिला है उसी दिन फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो हमने वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और उसके 4 टाइप्स देख लिए। अब हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बाय द कोर्ट। According to Section 44 of the Indian Partnership Act of 1932, the court may dissolve a firm on the suit of a partner on any of the following grounds। देखिए सेक्शन 44 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने एक केस फाइल करी या कोर्ट में प्ली करी तो कोर्ट जो है वो कुछ केसेस में फर्म को डिसॉल्व कर देती है। अब हम देखते हैं वो कौन से केसेस हैं। तो पहला है आपका इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड। इफ एन एक्टिव पार्टनर बिकम्स इनसेन और ऑफ एन अनसाउंड माइंड एंड अदर पार्टनर्स फाइल अ सूट इन द कोर्ट देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। देखिए अगर कोई एक एक्टिव पार्टनर जो है वो इनसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, या किसी बीमारी किसी चोट की वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग पे असर हो जाता है और दूसरे पार्टनर्स जो हैं वो एक सूट फाइल कर देते हैं कोर्ट में, ऐसे केस में कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर देगी। तो अगर एक एक्टिव पार्टनर है वो दिमाग से सही नहीं रहा है और वो बिज़नेस रन करने का केपेबल नहीं है तो बचे हुए पार्टनर्स जो हैं वो कोर्ट में जाके एक सूट फाइल कर सकते हैं और ऐसे केस में कोर्ट जो है वो इस फर्म को डिसॉल्व कर देगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हमें ध्यान रखने हैं। पहला है पार्टनर शुड नॉट बी अ स्लीपिंग पार्टनर। देखिए स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सिर्फ पैसा लगाता है लेकिन एक्टिवली बिजनेस को रन नहीं करता है। तो ये वाले केस में हमें ध्यान रखना है कि पार्टनर जो है वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। और सेकेंड, सिकनेस इज़ नॉट टेम्प्रेरी। जो पार्टनर है उसके दिमाग पे जो भी असर हुआ है, जिस भी बीमारी की वजह से हुआ है, वो टेम्प्रेरी नहीं होनी चाहिए। अगर टेम्प्रेरी है दैट मीन्स वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा और ऐसे केस में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, इसलिए सिकनेस शुड नॉट बी टेम्प्रेरी। नेक्स्ट केस है आपका परमानेंट इनकेपेसिटी। इफ़ अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर एंड अदर पार्टनर्स फाइल अ सूट इन द कोर्ट देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। देखिए अगर एक पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए और बचे हुए पार्टनर्स जो हैं वो कोर्ट में जाके एक सूट फाइल कर देते हैं, ऐसे केस में कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर देगा। तो परमानेंटली इनकेपेबल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर है और उसको फुल बॉडी पैरालिटिक अटैक आ गया और अब वो बिज़नेस रन नहीं कर सकता, वो कोई भी काम नहीं कर सकता, तो अगर ऐसे केस में बाकी पार्टनर्स सूट फाइल कर देंगे तो कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर देगी।
द इनकेपेसिटी में अराइज फ्रॉम अ फिजिकल डिसेबिलिटी, इलनेस एट्सेट्रा। ये जो इनकेपेसिटी है ये किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, किसी डिसेबिलिटी की वजह से हो सकती है। तो किसी भी वजह से अगर पार्टनर जो है वो इनकेपेबल हो गया बिजनेस रन करने के लिए और बचे हुए पार्टनर्स ने एक सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, तो फिर कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिसकंडक्ट। व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस एंड अदर पार्टनर्स फाइल अ सूट इन द कोर्ट, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। देखिए, अगर कोई पार्टनर जो एक ऐसा काम कर दे जो कि उसके बिजनेस को इफेक्ट करे, तो ऐसे केस में पार्टनर्स जो हैं बचे हुए वो जाके कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के साथ एक फ़र्म चला रही हूँ और मैं कॉन्स्टेंटली जाके कस्टमर से मिसबिहेव करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हूँ, गाली गलौज करती हूँ, तो मेरा पार्टनर जो है वो जाके कोर्ट में बता सकता है कि भाई इनके मिसकंडक्ट, इनकी बदतमीज़ी की वजह से हमारे कस्टमर्स भाग जाते हैं, हम बिज़नेस रन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। अब फोर्थ पॉइंट है आपका परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर एक पार्टनर कॉन्स्टेंटली एग्रीमेंट को ब्रीच करता रहे, एग्रीमेंट को फॉलो ना करे। अ पार्टनर में विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट अ ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू, क्या क्या ब्रीच हो सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म। अगर जो मैनेजमेंट का काम उसे दिया वो सही से ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सीमेंट की फर्म में काम करती हूँ और मेरा काम है डेली 100 बोरी सीमेंट एक कस्टमर को जा कर के देना, लेकिन अगर मैं वो 100 बोरी सीमेंट डेली लेकर ना जाऊँ, दैट मीन्स मैं ब्रीच कर रही हूँ अपने एग्रीमेंट का। सेकेंड है अरीजनेबल कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। देखिए, जब कोई भी एक फर्म से जुड़ता है तो उसका काम होता है कि वो अच्छे से और रिस्पॉन्सिबली बिजनेस को कंडक्ट करे। अगर वो रिस्पॉन्सिबली और रीजनेबल वे में बिजनेस को कंडक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो अग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कंडक्ट हिमसेल्फ इन मैटर्स रिलेटिंग टू बिजनेस दैट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल फॉर अदर पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस इन पार्टनरशिप विद हिम। मतलब अगर वो बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स में अपने आप को प्रैक्टिकबली और रीजनेबली कंडक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिज़नेस में मेरा काम है कस्टमर से सोफिस्टिकेटेड वे में बात करना, अच्छे से बात करना, लेकिन अगर मैं मिसकंडक्ट करूँगी, उनसे बदतमीज़ी करूँगी, गाली गलौज करूँगी, तो क्या हो सकता है, मतलब बाकी पार्टनर्स फील करेंगे कि नहीं, ये बिज़नेस करने लायक नहीं है। इन ऑल सच केसेस द अदर पार्टनर्स में फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट एंड द कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। तो जितने भी 3 केसेस मैंने अभी ऊपर आपको बताए, इन सब केसेस में पार्टनर्स जो हैं वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट जो है ऐसे केस में फर्म को डिसॉल्व कर देगी। अब फिफ्थ केस है आपका कंटिन्यूस परपेचुअल लॉसेस। इफ अ फर्म इज रनिंग अंडर लॉसेस एंड द कोर्ट बिलीव्स दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन विदाउट अ लॉस इन द फ्यूचर टू, देन इट मे डिसॉल्व द फर्म। देखिए, अगर कोई फर्म कंटिन्यूसली लॉस में रन कर रही है और कोर्ट जो है वो ये बिलीव करती है कि फ्यूचर में भी इसको लॉस ही होने वाला है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो ऐसे केस में भी कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। और लास्ट केस है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। द कोर्ट में फाइंड अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए, कोर्ट जो है वो कुछ और ग्राउंड्स भी ला सकती है फर्म को डिसॉल्व करने के, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेडलॉक इन मैनेजमेंट। अगर कोर्ट को ये लगता है कि मैनेजमेंट में डेडलॉक है, मतलब मैनेजमेंट में आपस में अग्रीमेंट नहीं है, जो मेजर बिजनेस के डिसीजन है उसमें मैनेजमेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं वो आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। सेकेंड है पार्टनर्स नॉट बीइंग इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, इनमें झगड़ा चल रहा है, इनमें अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, इनमें बातचीत नहीं चल रही है, तो भी कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। थर्ड है गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। अगर एक कोई भी पार्टनर है वो गैम्बलिंग कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो भी कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। देखिए, बिजनेस में बहुत प्रॉपर्ली लीगली चलना होता है, सब कुछ आपके घर की खेती नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके पूरा पैसा दाव पे लगा दोगे, ये सब चीज़ें मॉनिटर होती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो कोर्ट जो है आपकी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। तो हमने 6 केसेस पढ़ लिए जिसमें कोर्ट जो है वो एक फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। फाइनली हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो कुछ भी नया नहीं है, हम लोग सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहता है बिजनेस डिसकंटिन्यूज, हमें पता ही है अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो मतलब पूरा का पूरा बिजनेस बंद। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, द बिजनेस कंटिन्यूज हाउएवर द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। जब आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हो तो आपका बिजनेस चलता रहता है, लेकिन पार्टनरशिप बंद हो जाती है। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, दैट मीन्स अब आपको नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। सो पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में द फर्म इज वाउंड अप, एसेट्स आर रियलाइज एंड लाइबिलिटीज आर सेटल्ड।
देखिए इसमें क्या हो रहा है, फर्म ही बंद हो जा रही है, तो जो भी एसेट्स हैं वो समझे जाएंगे क्या एसेट्स है फर्म के, उनको बेचा जाएगा और सबकी लाइबिलिटीज जिसका जितना पैसा है वो चुकाया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर ओनली रीवैल्यूड। इसमें कुछ बेचा नहीं जा रहा है, पार्टनरशिप फिर से बनती है तो सब कुछ रीवैल्यू किया जाता है, किसको कितना प्रॉफिट देना है, किसको कितना लॉस भरना है, हर चीज़ रीवैल्यू होगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का थर्ड पॉइंट कहता है अ कोर्ट ऑर्डर कैन डिसॉल्व अ फर्म। कोर्ट से ऑर्डर आया तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, हमने 6 केसेस भी पढ़ लिए हैं उसके पूरे पूरे। थर्ड पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कहता है अ कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट डिसॉल्व अ पार्टनरशिप। देखिए कोर्ट का ऑर्डर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप आपको म्यूचुअली डिसॉल्व करनी होगी। फोर्थ पॉइंट कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, इट इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फर्म बंद कर दी, बिजनेस बंद कर दिया तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहा है इट डज नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने पढ़ा ही है स्टार्टिंग में भी वीडियो के कि अगर आपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करा है दैट डजंट मीन कि आप फर्म को भी डिसॉल्व कर रहे हो। तो इसमें सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है और नई पार्टनरशिप बनती है, बट फर्म चलती रहती है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट तो आपका बहुत ही सिंपल है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह रहा है इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। क्योंकि आपकी फर्म ही बंद हो रही है तो अब अकाउंट्स की बुक भी क्लोज हो जाएगी। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी फाइनल क्लोजर नहीं होता बुक्स का, क्योंकि पार्टनरशिप ही तो डिसॉल्व हुई है, फर्म तो रन कर ही रही है। इट देयरफॉर इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फाइनल क्लोजर ऑफ बुक। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मैंने इस वीडियो में नहीं बनाया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता जो मैं नहीं चाह रही थी, इसलिए आई विल कवर दैट टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो। और भी मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करे हैं, आप बिजनेस लॉ वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे टू फाइंड अदर वीडियोस। एंड अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है यार प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो, इट हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक न्यू एंड बेटर वीडियोज़। और मैं जल्द ही एक नया सब्जेक्ट आई एम थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वो भी कवर करना स्टार्ट करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।